हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल K3EDU पे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, है ना। बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन होगा। चलिए, MCQ जो आपको आता है अच्छी तरीके से, बट उसका प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी में टोटल चीज़ को लर्न कर चुके हैं। बस क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। तो प्रैक्टिस के लिए MCQ काफ़ी है। कुछ MCQ आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, तो पहला सवाल लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले वो लेंथ और एरिया या थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। इस पर नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है इट्स लेंथ, कभी नहीं होगा। इट्स थिकनेस, कभी नहीं होगा। इट्स शेप, कभी नहीं होगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। कौन? रेसिस्टिविटी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, कह रहा है कि रेसिस्टिविटी किस स्थिति में चेंज नहीं करता। इफ किस स्थिति में चेंज नहीं करता, ठीक है। द मटेरियल इज चेंज्ड, और भाई मटेरियल पर डिपेंडेंट है तो इस स्थिति में आराम से चेंज करेगा। और यहाँ पर क्या है? डज नॉट। क्या है? डज नॉट। ध्यान रहे, एग्जाम में सबसे फास्ट करने वाले जो होते हैं ना, क्या करते हैं, डज नॉट वगैरह देखते नहीं है, फटाफट मार देते हैं। ऐसा नहीं करना। पूरे क्वेश्चन को इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से पढ़ना है और आराम से करना है। क्या कह रहा है ये कि डज नॉट चेंज, कभी भी किसी भी स्थिति में किस पर चेंज नहीं करता है। तो मटेरियल चेंज करेगा तो चेंज करेगा ये, यानी ये नहीं होगा। द टेम्परेचर चेंज, भाई ये डिपेंडिंग फैक्टर है, ये भी नहीं होगा। द शेप ऑफ रेसिस्टर इज चेंज, शेप बोल दिया, यानी लेंथ और थिकनेस की बात कर रहा है। तो हाँ, इस पर ये, इसका सही आंसर जो है सी होगा। द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, कब चेंज नहीं करेगा? जब शेप ऑफ रेसिस्टर चेंज करेगा तो ये चेंज नहीं करेगा। चेंज कब करेगा? जब मटेरियल चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, तब। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका सी होगा। चलिए क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको आप क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखते ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आप। क्या क्वेश्चन है? ए वर्क ऑफ 14 जूल, कितना है वर्क? 14 जूल है। इज डन टू मूव अ 2 कूलम्ब चार्ज। इज डन टू मूव, वर्क डन कब हो रहा है भाई? जब 2 कूलम्ब चार्ज आपका मूव कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, कंडक्टिंग वायर के 2 पॉइंट्स के अंदर 2 कूलम्ब चार्ज यदि मूव कर रहा है तो वर्क डन हो रहा है। पूछ रहा है बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। फॉर्मूला क्या है? V बराबर W/Q। क्या निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन दिया हुआ है आपका 14, चार्ज कितना दिया? 2, घटा देंगे, कितना हो जाएगा? V 7 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 7 वोल्ट। 7 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज किए हैं? पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। याद है ना स्टार्टिंग का? पोटेंशियल किसको बोलते हैं? जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से एक सर्टेन पॉइंट तक लाया गया तो वर्क डन आपने किया, उसी को आप क्या बोलते थे? पोटेंशियल। ठीक है, चलिए। ए सर्किट हैज ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट है जिसमें चार्ज कितना है? 2 कूलम्ब है। मूविंग थ्रू इट इन अ 3 सेकेंड। कितना सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए मूव कर रहा है। कितना कूलम्ब चार्ज? 2 कूलम्ब चार्ज। ठीक है। विच कंपोनेंट्स विल शो द करंट, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो करंट को शो करेगा?
तो करंट को मेजर करने का एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है? एमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इज कॉल्ड क्या? एमीटर। ठीक है, तो एमीटर शो करेगा। वोल्ट मीटर कभी 6 एम्पियर करंट शो करेगा क्या? नहीं यार, वोल्टेज शो करता है, ये नहीं होगा। द एमीटर शो इतना करंट, एमीटर शो, एमीटर तो शो करता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, रियोस्टेट, रेसिस्टेंस, ये कभी भी शो नहीं करता रेसिस्टर, ठीक है ना। तो एमीटर कितना शो करता है तो निकाल सकते हैं आप। Q बराबर क्या होता है? IT होता है, IT, यानी I बराबर Q/T होता है। Q कितना है? 2, और टाइम कितना है? 3, तो आराम से इतना एम्पियर करंट आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आपका जो करंट कंपोनेंट कौन शो करेगा? तो भैया एमीटर शो करेगा। इस हिसाब से भी आप ऑप्शन मार सकते हैं, नहीं तो एमीटर 2 दिया रहेगा, एमीटर एमीटर करके, तो आप करंट निकाल लेंगे, आपसे उसका आंसर निकल जाएगा, है ना। आराम से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज। जो आपका कन्वेंशनल करंट होता है, दो तरह का करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, यानी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव पर जाकर टर्मिनेट होता है, खत्म होता है। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो निगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव पर टर्मिनेट होता है। लेकिन करंट का जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव वाला चार्ज फ्लो करता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव वाला चार्ज फ्लो करता है। चलिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। कभी भी ऐसा नहीं होता। कन्वेंशनल करंट किससे फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज से। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम्स, ये भी नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये होगा। कन्वेंशनल जो होता है, कन्वेंशनल करंट, उसका डायरेक्शन कैसे होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टू द निगेटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत ही, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, चलिए इसको बिठा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। 7 क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखते हैं, टाइम लग जा रहा है इसमें तो यार, है ना। 7 MCQ, 7 MCQ क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है 7, ये बोर्ड की एग्जाम के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, the unit of a specific resistance is, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा आपको मालूम है, बट ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, है ना। ओम, मीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर, बी है, ओम, सी है, ओम मीटर, और डी है आपका ओम पर मीटर, ओम पर मीटर, है ना। क्या होता है भाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट? फॉर्मूला आप जानते होंगे, R बराबर रो एल बाई ए, R बराबर रो एल बाई ए। इस रो को ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, या रो बराबर आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। आर का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। हटा देंगे, क्या निकल रहा है? ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन देखेंगे।
अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वोल्टेज V वर्सेस करंट I। स्लोप कह रहा है वोल्टेज V और करंट I का क्या करते हैं, इज कॉल्ड। V और I के बीच में जो स्लोप बन रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? आपका स्लोप क्या है? ये है, V ये है और I ये है। X एक्सिस पर I है और Y एक्सिस पर V है। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन ए रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी रेसिस्टिविटी, ऑप्शन सी वर्क डन और ऑप्शन डी पोटेंशियल। देखिए बच्चों, स्लोप जो निकाला जाता है, स्लोप क्या है? ये है, ये स्लोप है। स्लोप को हम क्या कहते हैं आप जानते हैं अच्छे तरीके से। V और I के बीच में जो स्लोप बनता है उसको क्या बोलते हैं? बट यहाँ से देख लीजिएगा, V और I का स्लोप क्या है? देखिए बेटा, Y एक्सिस में जो है उसको सबसे पहले लिखते हैं। स्लोप बराबर क्या होता है पहले ये समझिए। स्लोप बराबर होता है Y एक्सिस पर जो चीजें दी गई हैं डिवाइडेड बाई X एक्सिस पर, यानी V बाई I। और V बाई I किसके बराबर होता है? देखेंगे फॉर्मूला, V बराबर IR, यानी R बराबर क्या था? V बाई I था। यानी ये स्लोप किसके बराबर है? स्लोप किसके बराबर है? R के बराबर। स्लोप किसके बराबर है? R के बराबर। स्लोप बराबर Y एक्सिस, Y में X एक्सिस होता है, Y एक्सिस आपका V है और X एक्सिस I है, यानी इसके हिसाब से आपका स्लोप क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आसान है, बस केवल देखते जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है द वेरिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है? द वेरिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं मालूम है आपको? ऑप्शन ए रेसिस्टर, ऑप्शन बी रियोस्टेट, ऑप्शन बी रियोस्टेट, ऑप्शन सी ओपन स्विच और ऑप्शन डी कंडक्टर। क्वेश्चन क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो भाई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो करंट को कंट्रोल करता है बिना वोल्टेज को चेंज किए और रेजिस्टर को वेरी करके। यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस किस में रहते हैं? रियोस्टेट में। इसमें रियोस्टेट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? बी। कोई दिक्कत? रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही रियोस्टेट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सर्किट shown below, नीचे दिया हुआ है shown below, heat produced in the resistor or combination of resistor connected to 12 volt बैटरी। क्या है? इन द फॉलोइंग सर्किट शोन बिलो, नीचे दिया हुआ है, अभी बनाएंगे। हिट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड टू
12 वोल्ट बैटरी, जितना भी रेसिस्टर दिया हुआ है उसके अलावा में 12 वोल्ट का बैटरी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट है। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं। ये सर्किट 2 ओम, इसके साथ आपका पोटेंशियल कनेक्ट है, बैटरी सोर्स कनेक्ट है 12 वोल्ट। अगला है 2 ओम, ये 12 वोल्ट, 12 वोल्ट 2 ओम। अगला है ऐसे है, ठीक है, 12 वोल्ट 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। ऑप्शन क्या क्या है? सेम इन ऑल केसेस, ऑप्शन ए है सेम इन ऑल केसेस। ऑप्शन बी है मिनिमम इन केस 2, मिनिमम इन केस 2। सी है मैक्सिमम इन केस 2। और ऑप्शन 4 है, यानी ऑप्शन बी है मैक्सिमम इन केस 3, मैक्सिमम इन केस 3। क्वेश्चन क्या समझिएगा, सर्किट दिया हुआ है, हीट प्रोड्यूस्ड किसमें ज्यादा होगा ये पूछा जा रहा है या किसमें कम होगा। है एक कनेक्शन है आपका 2 ओम है, इसके पैरेलली कनेक्टेड 12 वोल्ट है, यानी ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज क्या, सिंगल कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 ओम है, ये सीरीज कनेक्शन है। यहाँ पर 2 ओम है, ये पैरेलल कनेक्शन है। क्लियर, 12 वोल्ट बैटरी के अलॉन्ग में। तो आपको क्या बताना है कि भाई हीट प्रोड्यूस जो होगा किसमें सबसे ज़्यादा होगा या किसमें कम होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है सेम इन ऑल केसेस, कह रहा है सब में बराबर आपका हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा कह रहा है मिनिमम इन केस 2। तीसरा कह रहा है कि मैक्सिमम इन केस 2। चौथा बोल रहा है मैक्सिमम इन केस 3। अब बना लेंगे। ये जो 2 ओम है, ये रेसिस्टर है सीरीज में तो 4 ओम हो जाएगा। ये रेसिस्टर है पैरेलल में, इन दोनों की वैल्यू मिलाएंगे तो 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि आपका हीट प्रोड्यूस किसमें सबसे ज़्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस किसमें सबसे ज़्यादा होगा। इसमें आपका 4 ओम रेसिस्टर है, इसमें 2 ओम रेसिस्टर, इसमें 1 ओम रेसिस्टर है। मैक्सिमम किसमें होगा और क्यों होगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। V स्क्वायर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में रेसिस्टेंस इंटू टाइम t है, टाइम t। ठीक है ना, यहाँ पर सब में यदि सेम वोल्टेज सप्लाई जा रहा है 12 वोल्ट, यदि सब में सेम वोल्टेज सप्लाई जा रहा है तो इस केस में H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि सब में सेम सप्लाई वोल्टेज जा रहा है और टाइम को छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए, तो आपका H जो है हीट प्रोड्यूस जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट कम, रेजिस्टेंस कम हीट ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम हीट ज़्यादा। अब बताइए इन तीनों में से कि रेजिस्टेंस किस में कम है। आप 3 केस देखेंगे, तीसरा वाला केस देखेंगे जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 ओम है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। फिर से समझिएगा, यदि सेम वोल्टेज सप्लाई है तो H इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी होता है, और इस केस में H इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा उसका हीट प्रोडक्शन उतना ही कम होगा, और रेसिस्टेंस जिसमें कम है उसका हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है। केस 3 में आपका हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कम है। उसके बाद कौन होगा? इसमें तो भैया सबसे ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद इसका होगा केस 3 का, फिर केस 1 का, फिर केस 2 का। सबसे कम किस में होगा? केस 2 में। सबसे ज़्यादा किस में होगा? केस 3 में। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में, कोई परेशानी बताया जाए, बताया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हो गए, 10 क्वेश्चन अभी तक हुए ना। दस क्वेश्चन अभी तक हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सर्किट, आइडेंटिफाई द सर्किट एज शोन, आइडेंटिफाई द सर्किट एज शोन बिलो in which the electrical components have been properly connected। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डायग्राम बना लीजिए। ठीक, प्लस माइनस आर दिया हुआ है, स्विच दिया है, प्लस माइनस पहला। दूसरा भी कनेक्ट है, यहाँ पे ये आर है, प्लस माइनस, स्विच क्लोज है, यहाँ पर प्लस माइनस, ये 2 है। तीसरा देखेंगे कैसे है, प्लस माइनस, स्विच क्लोज है, भी है, माइनस प्लस है, यहाँ पर रेसिस्टर है, ऐसे कनेक्ट है, इसमें एमीटर जोड़ दिया गया है, ऐसे ये प्लस माइनस है ना, ये रेसिस्टर है, केस 3 है। अगला है ये प्लस माइनस है, ये स्विच क्लोज है, ये आपका यहाँ से एमीटर लगाया हुआ है, प्लस माइनस, यहाँ पर रेसिस्टर है, कनेक्ट है, यहाँ से वोल्टमीटर लगा दिया है, इसको लिखते हैं प्लस माइनस, स्विच क्लोज। चौथा पूछ रहा है इसमें से कौन प्रॉपरली कनेक्टेड है ना। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये प्लस माइनस है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो प्लस माइनस ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस ठीक है, ऐसे स्विच दिखा रहा है। लेकिन ये बताइए, रेसिस्टर के अलोंग में आपका पोटेंशियल जोड़ते हैं, रेसिस्टर के अलोंग में पोटेंशियल जोड़ते हैं, यानी वोल्ट मीटर वहीं पर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और एमीटर आपका सीरीज में होता है। एमीटर क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वोल्ट मीटर आपका प्रॉपरली कनेक्टेड है किसके साथ? रेसिस्टर के साथ। कैसा है? पैरेलल कनेक्शन है। एमीटर क्या है? ये सीरीज कनेक्शन है। अब डायरेक्शन देखते हैं, प्लस है ना, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, सही है, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, ये भी सही है। चलिए अगला कनेक्शन देखते हैं। एमीटर इसके पैरेलली कनेक्टेड है, कभी नहीं होगा। वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड रेसिस्टर के, ठीक बात है, लेकिन एमीटर का कनेक्शन देखेंगे, देखिए प्लस है और यहाँ पर दिया है माइनस प्लस, तो ये कभी कनेक्शन सही नहीं होगा। यहाँ से देखिए प्लस आ रहा है, प्लस, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, तब सही होता, बट ये इस कनेक्शन को सही हम नहीं मानते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा नंबर। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर हो गया, अब 12 नंबर की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट करते जाएंगे, है ना। नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज
what is the maximum resistance, what is the maximum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ओम। कह रहा है कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकालिए जब आपका जितना रेसिस्टर है वो 1/5 ओम का है और ये 5 रेसिस्टर है, एक साथ कनेक्ट है। ए 1/5 ओम, बी 10 ओम, सी 5 ओम, डी 1 ओम। बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जो आपके रेसिस्टर कनेक्टेड हैं 1/5 ओम है, ठीक है ना। मैक्सिमम रेसिस्टेंस आपको निकालना है 5 रेसिस्टर का। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है ना बाबू, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे? सीरीज में, यानी 1/5 5 तो जोड़ दो, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, सबका एलसीएम क्या होगा? 5 होगा। सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5/5 हो जाएगा। 5/5 कट गया, 1 हो। मैक्सिमम रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी? 1/5 ओम को कनेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 1 ओम, नहीं तो उससे कम भी होगी। यदि मान लो इसी में अगला क्वेश्चन हम निकालें कि मिनिमम रेसिस्टेंस बता दीजिए। क्या बता दीजिए? मिनिमम रेसिस्टेंस। इसका मिनिमम रेसिस्टेंस कितना हो? मैक्सिमम रेसिस्टेंस आपने निकाल लिया, मिनिमम रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप पैरेलली कनेक्शन करते हैं आरपी। तो क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाएगा, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 है, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। 1/RP इक्वल टू 25, इसको पलट देंगे, RP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/25 ओम। यानी इसका मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा? 1/25, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा? 1। मैक्सिमम कितना होगा? 1, और मिनिमम कितना होगा? 1/25। सबको समझ में आ गया? देखो भाई ये जो नीचे रहता है ये ऊपर चला जाता है, और 1/RP है इक्वल टू 25/1 है ना। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/25। चलिए क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन इसके साथ हो गए। अब अगला क्वेश्चन 12 हो गया, उसमें 13 भी हो गया, लेकिन 12 ही मानो। 30 नंबर देखेंगे, 30 नंबर सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? द हीटिंग एलिमेंट of the heating element of an electric iron, the heating element of an electric iron is made up of option A copper, option B nichrome, option C एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी आयरन। बताइए इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? आपको मालूम है नाइक्रोम वायर से। नाइक्रोम क्या होता है? एलॉय होता है, इसका निकेल और क्रोमियम का। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको
इलेक्ट्रिक आयरन में एज ए हीटिंग एलिमेंट्स के तौर पर कनेक्ट करते हैं, रखते हैं। तभी ना आपका इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होगा और आप प्रेस करेंगे कपड़ा को, चिकना चिकना करके पहन के घूमने जाएंगे, बबरी झाड़ के, हैं बबरी झाड़ के एकदम जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है 14। फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज, फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, आपका सप्लाई कैसा है, कांस्टेंट वोल्टेज है। द इलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर इज inversely, the electric power is inversely proportional to, आपका कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है और इलेक्ट्रिक पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट और ऑप्शन डी टेम्परेचर। टेम्परेचर है ना। कह रहा है कि आपका जब कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? फॉर्मूला क्या होता है? P = v² अपॉन r, P = v² अपॉन r। ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कहने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओ पावर घटेगा, रेजिस्टेंस घटाओ पावर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा कर देंगे तो पावर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यानी इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या है? अगला है, हम समझा देते हैं, सिंपल सा है। यदि दो डिवाइस है वो कनेक्ट हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दो आपका डिवाइस है वो कनेक्ट हुआ है ए और बी के पॉइंट्स के बीच में, दो डिवाइस को कनेक्ट किए गए हैं ए और बी पॉइंट्स के बीच में, तो बताइए कि इनका कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सेम रहेगा? समझ, दो डिवाइस कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी, ए और बी समझ जाओ क्या? दो डिवाइस है ए और बी और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, तो इसमें क्या सेम रहेगा भाई? सेम रहेगा कौन? वोल्टेज। कौन सेम रहेगा? वोल्टेज। यदि दो डिवाइस कनेक्ट होते हैं ए और बी के बीच में तो पूछ रहा है क्या चीज सेम रहेगा? तो पैरेलली कनेक्शन है, कौन सेम रहेगा? पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तब अच्छा लगेगा, है ना। 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर, 16वां नंबर जी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, the unit of electric power may be expressed as, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को? ऑप्शन ए है वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन ए है वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन बी है आपका किलोवाट आवर, ऑप्शन सी है आपका वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, और ऑप्शन डी है आपका जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, है ना। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक पावर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए बाबू, E बराबर वी आई होता है, E बराबर वी आई होता है। हाँ, वाट सेकेंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वाट सेकेंड किसके लिए होता है? एनर्जी के लिए, ठीक है।
किलोवाट आवर होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए, जूल सेकेंड भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा वी आई, ये वोल्ट और ये करंट का एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट होता है, पावर का। एक यूनिट होता है वाट, दूसरा यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर, तीसरा यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, किसका, जूल पर सेकेंड। P बराबर डब्ल्यू बाई टी या एनर्जी बाई टी, तो जूल पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, यूनिट का अच्छा खासा ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन 17 है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 36 इंटू 10⁻⁶ जूल, सावधानी से करते हैं ना, 3.6 इंटू 10⁻⁷ जूल, ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और ऑप्शन डी 36 इंटू 10⁻⁷ जूल। ठीक है, देखिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट हमने निकाला था, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इंटू 1 घंटा में 3600 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा जूल के बराबर। तो 36 इंटू 10⁵ लिखा रहता है, उसको भी आप ऑप्शन में करेक्ट कर सकते थे, या 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इसमें से एक पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो उसमें चला जाएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। यानी ऑप्शन आपके सामने है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है 18, द element used almost exclusively, ये exclusively जो भी बोलना है, for filament of incandescent लैंप। आजकल जितने भी बल्ब आते हैं ना, CFL वगैरह का नाम सुनते होंगे, उनको इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं। तो पहले का जो फिलामेंट था वो किस चीज़ का बना हुआ था, जो पुराना नहीं 100 वाट का बल्ब आता था, 100 वाट वगैरह का कभी देखे होंगे शायद, तो किसका बना होता था और क्यों, कॉपर, बी गोल्ड, अरे बाप रे बाप, गोल्ड का कौन बना देगा यार सी सिल्वर, और डी टंगस्टन है ना। ये फिलामेंट किसका बना होता था भैया, कॉपर का तो बनेगा नहीं, गोल्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिल्वर का भी पैदा नहीं होता, ऑप्शन डी होगा, है ना। फिलामेंट लैंप टंगस्टन का बना होता था क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आई थिंक 3200 के आसपास होता है, 3200 से ऊपर ही होता है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता था, जल्दी पिघलता ही नहीं था, है ना, जल्दी पिघलता नहीं था, इसलिए टंगस्टन वायर का यूज होता था। टंगस्टन क्या है, ये भी एक एलॉय है जो केवल और केवल जो पुराने वाले 100 वाट वगैरह के बल्ब होते थे उसमें यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन 19, अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor does not depends upon कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड किस पर नहीं करता, ए लेंथ, बी एरिया, सी टेम्परेचर और डी डेंसिटी।
ध्यान है आपको? जो रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस होता था वो डिपेंड करता था लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। यहाँ पर ये तीनों पे डिपेंड करता था, है ना। यहाँ पर क्या है, डज नॉट है, तो ध्यान से देखेंगे डज नॉट और किस पे डिपेंड करता है, फटाक दे लोग मार के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। तो ये डेंसिटी पर भाई डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। In a parallel combination, in a parallel combination of electrical appliances, in a parallel combination of electrical appliances, total electrical power ऑप्शन दिया है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी दिया है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी दिया है कांस्टेंट और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का, तो इलेक्ट्रिकल पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर मान लो कि पैरेलली कनेक्शन कर देते हैं, एक कनेक्शन ये है, एक कनेक्शन ये है, पैरेलली कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सप्लाई सब में सेम जा रहा है, वोल्टेज सप्लाई सब में सेम जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, P = V²/R। यदि वोल्टेज सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज सब में सेम है तो इसका मतलब कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीजेज तो पावर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीजेज तो पावर डिक्रीजेज, है ना। यहाँ पर जब भी आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजिंग लेवल की होगी। यदि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीजिंग होती, और यदि आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीजिंग होती। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पावर क्या करेगा, इंक्रीज। यदि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के अंदर तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, if the length of conductor and its radius is doubled, length of the conductor and radius is doubled, then यदि आपका लेंथ कंडक्टर का बढ़ा दिया गया और रेडियस को भी डबल कर दिया गया तो क्या होगा। ऑप्शन ए, द रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, क्या रेजिस्टेंस नहीं चेंज करेगा। बी, रेजिस्टेंस विल बिकम्स डबल, resistance will become double। option C, resistance will become half, ये डॉट दे दिया समझिएगा। D, resistance will become 4 times। यदि आपने लेंथ कंडक्टर का बढ़ा दिया है, डबल कर दिया, रेडियस भी बढ़ा दिया है, तो बताइए रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई यहाँ देखिएगा, रेजिस्टेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यदि आपने रेडियस बढ़ा दिया है तो ये रेडियस पे डिपेंड करेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ को आप क्या कर रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं, और रेडियस को कर रहे हैं दुगना, रेडियस को कर रहे हैं दुगना, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना, तो कितना हो जाएगा, ये पहले से क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर निकल रहा है ना जी, 1/2। लेंथ को दुगना कर दिया और आपने रेडियस को दुगना किया तो वो 4 गुना हो जाएगा, तो 2/4 यानी 1/2। तो जो नया रेडियस जो नया रेसिस्टेंस बने वो कैसा होगा, पहले वाले का 1/2 टाइम्स होगा, यानी जो नया रेसिस्टेंस बनेगा वो हाफ हो जाएगा पुराने वाले से। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है कंडक्टर का, करंट जो है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तबे भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो कभी भी ये रिलेशन लाइन नहीं करेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है। समझिए, ऑप्शन आप कर लीजिएगा, है ना, काफी है इतना क्वेश्चन, समझिएगा। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है और उसका एरिया ए है। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है और एरिया ए है। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी मिनिमम। इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम करना है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर रो एल बाई ए। रेसिस्टिविटी तो चेंज करता नहीं है, वो डिपेंड ही नहीं करता है एरिया पर और थिकनेस पर, एरिया थिकनेस और लेंथ पर। ठीक है, तो इसको यदि मिनिमम करना, आर को क्या करना, मिनिमम, है ना, तो क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि लेंथ को आधा कर दो और एरिया को डबल कर दो। अभी तो आपने देखा था, लेंथ को आधा कर दो, एरिया को डबल कर दो। क्वेश्चन समझिएगा, लेंथ और एरिया दिया हुआ है, आपका वैल्यू क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए। अब यदि रेसिस्टेंस को मिनिमम करना है, कम करना है, नया वाला रेसिस्टेंस को, तो क्या करेंगे, लेंथ को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, L/2 हो जाएगा, और एरिया को दोगुना कर देंगे, तो बराबर रो L/4 हो जाएगा, रो L/4A, 4A, यानी कहने का मतलब 1/4 रो L/A, यानी 1/4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले का। नया रेसिस्टेंस क्या होगा, इसको मिनिमम करना है, तो लेंथ को आपने क्या किया, दोगुना कर दिया, एरिया को आपने लेंथ को आपने आधा कर दिया, तो एरिया हो जाएगा दोगुना। उस केस में आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। लेंथ को आपने कर दिया आधा और एरिया को कर दिया दोगुना, उस केस में आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वायर है जिसका लेंथ एल है और वो कनेक्ट किया जा रहा है बैटरी से। एक वायर है जिसका लेंथ एल है और वो कनेक्ट किया जा रहा है किससे, बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट कर दिए, अब इसमें सप्लाई जा रहा है करंट आई, लेंथ एल है और आपका बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आई करंट जा रहा है। इट इज नाउ कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने,
3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। These 3 parts are then connected in series। अब किसको लेंथ को आपने जो आपका रेसिस्टेंस है मान लो, इसको 3 भाग में काट दिया। 3 भाग में काटेंगे तो R/3 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 होगा, है ना। तो आगे क्वेश्चन, इन तीनों पार्ट को आप सीरीज में कनेक्ट कर दिए। चलो सीरीज में कनेक्ट कर दो। ये जो R पार्ट है उसको 3 पार्ट में बांट दिया, R/3 R/3 R/3। करंट इस समय कौन सा सप्लाई हो रहा, I। इसको जब सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, 3R। कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। सीरीज में कनेक्ट कर दिए विद द सेम बैटरी, द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। इस केस में कौन सा करंट फ्लो होगा, अरे सिंपल सी बात है। R को आपने 3 टुकड़ों में बांटा, R/3 R/3 R/3, फिर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू तो R ही आएगा। तो करंट कौन सा फ्लो होगा, करंट कौन सा फ्लो होगा, I। बात समझिएगा, इसमें I करंट फ्लो हो रहा था, इसको 3 टुकड़ों में आपने बांट दिया। 3 टुकड़ों में बांटा तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R/3 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 हुआ। फिर इन तीनों को आपने फिर से सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में कौन सी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी R। सीरीज में कौन सी वैल्यू आएगी, R आएगी, है ना। R आया तो R यदि है फिर से वही रेसिस्टर है तो आपका करंट कौन सा फ्लो होगा, I ही फ्लो होगा। कोई दिक्कत, सेम बैटरी है, करंट भी वही जाएगा, है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ये 3 इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं, यही सेम क्वेश्चन है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं, इसको पैरेलली कनेक्ट कर दो तो कितना करंट फ्लो होगा। पहले देखो I करंट फ्लो हो रहा था R में, अब R को 3 इक्वल पार्ट्स में कर दिया गया और 3 इक्वल पार्ट्स को पैरेलली कनेक्टेड कर दिया गया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, R/3 R/3 R/3, ठीक है। पैरेलली कनेक्ट किया तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/R/3 1/R/3 प्लस 1/R/3, यानी 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, यानी कितना हो जाएगा आपका, R कॉमन है, 9/R 1/RP, यानी RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/9। अब R में आपका I करंट फ्लो हो रहा था तो इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, I/9। R में आपका I करंट फ्लो हो रहा था और वो R आपका R/9 हो गया तो कितना करंट फ्लो होगा, I/9। कितना करंट फ्लो होगा, I/9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखिए R था तो I करंट फ्लो हो रहा था, उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, सीरीज में कनेक्ट किया, सेम वैल्यू आया रेसिस्टर का तो I करंट फ्लो हुआ। यदि आपने उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो वो 3 पार्ट वाला ही पैरेलली कनेक्ट किया तो आपका जो टोटल रेसिस्टेंस आया पैरेलल कनेक्शन का वो आया R/9, यानी करंट कौन सा फ्लो होगा, I/9। उसमें करंट कौन सा जाएगा, I/9। चलो बच्चों, MCQ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये खत्म हो गया इसका एपिसोड। अगले वाले में हम लोग मिलेंगे, एपिसोड नहीं है, है ना, क्या है, ये सीरीज चल रहा है। MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हर बच्चों को इसका लुत्फ उठाए वो सब, है ना, मजा आए उनको और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। मेरे बेस्ट विशेज आप सबके साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।